सिमिलर सा है, व्हाट्स यू कैन से। मेरा जो सबसे पहले तो आपके साथ एक इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा जो नाम है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। वैसे आपने डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ भी लिया होगा अपने टाइम टेबल से। मुबशर वसीम मेरा नाम है और आई हैव डन मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड यू सी मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मास्टर्स इन आईटी. So I have done my MS, you can say MPhil, equivalent to MPhil, and before that I have done my MSc in economics with banking and finance. So these are my areas of working जिनके अंदर मैंने काम किया है और टीचिंग फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। और क्या नाम लेते हैं जी, आप कह सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ। प्राइवेट सेक्टर में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने काम किया है। उसके अलावा सीए का टीचर हूँ, एसीसीए का टीचर हूँ, प्रोफेशनल स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर नाम पूछें, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में काम करता रहा हूँ, अभी भी विजिटिंग करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में करता हूँ। कभी कभार जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर काम निकल आए तो वहाँ भी चले जाते हैं। बहरहाल यहाँ टाइम निकला है, असल बात तो टाइम निकलने की है। तो ये बच्चों मेरी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे जो अपॉइंट किया गया है या मेरी जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो लगाई गई है आपको HRM पढ़ाने पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस वन इज़ द एरिया विच इज़ आई गोइंग टू टीच यू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। काफ़ी दफ़ा पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो मेरा ख्याल है गोन थ्रू 7 to 8 बैच इन सेम कॉलेज जिसमें आप हैं, और पहले हम पढ़ा चुके हैं। काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ के कई ऐसे काम इस सब्जेक्ट के मतलब मैं कर चुका हूँ। पेपर सेटर रहा हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर रहा हूँ, तो काफ़ी काम इस हवाले से मैं कर चुका हूँ। अब जहाँ तक सवाल है, आप पूछेंगे कि यू कैन सी से दैट के आज का काम क्या है। आज का जो काम है उसके अंदर एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, दूसरा मैनेजमेंट फंक्शंस पे बात करेंगे, और तीसरा जो है हम फंक्शंस ऑफ HR पे बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे स्टेप्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि आपकी गाड़ी का इंजन है, तो गाड़ी का इंजन एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे चल रहा है, छोटे छोटे पुर्जों के अमल दरामद से, छोटे छोटे पुर्जों के काम करने से। इसी तरह HR का भी एक प्रोसेस है जो छोटे छोटे कामों को मिलके एक होल कंप्लीट करता है, एक पूरा निज़ाम बनाता है। वो निज़ाम किस पुर्जों से चलता है? एक तो रिक्रूटमेंट है, एक सिलेक्शन है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है, अप्रेजल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, डीलिंग विद देयर हेल्थ इश्यूज एंड सेफ्टी, लेबर रिलेशन एंड फेयरनेस कंसर्न। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप कह सकते हैं कि these are basically related with the human resource management. So human resource management is a process consisted of recruitment, selection, hiring, training, appraisal, compensation, dealing with health and safety issues, labor relation and fairness. ये सारे इश्यूज़ को अगर आप, तो आपने लिखना क्या है। देखिए, अगर कोई HR की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको सिर्फ यही सेंटेंस लिखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ तक लिखना। आगे उसके चैप्टर्स के नाम है, रिक्रूटमेंट का चैप्टर है, सिलेक्शन का चैप्टर है, हायरिंग का चैप्टर है, ट्रेनिंग का चैप्टर है, अप्रेजल का चैप्टर है, कंपनसेशन का चैप्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, आगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, हायरिंग, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लेबर रिलेशनशिप। इसको आपने आगे लिख देना है, ये इसके चैप्टर्स के नाम है, तो ये इसकी डेफिनेशन। अब जहाँ तक सवाल है, अच्छा डेफिनेशन अगर समझ आई है तो मैंने एक तरीका का रखा होता है अपनी क्लास में कि वेयर एवर यू आई आस्क यू, समझ आई है तो आपने इस तरह से एक, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन सिंपल एक जी लिखना है और जी लिख के एंटर कर देना है, जैसे आपके कमेंट्स के सामने मैंने एंटर किया है कि जी ठीक है समझ आ गई। तो अगर ये समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्यू पॉइंट। जी शाबाश। जी मैं देख रहा हूँ,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। फरीहा शरीफ का मुझे जी लिखा नज़र आया है। जैनब ऑनलाइन है लेकिन नहीं मिल अभी तक कोई जवाब आया मुझे। अज़हर हैं, अज़हर म्यो हैं। आप मेरे साथ आई नो वेरी वेल। इरम है, जूबिया हैं, अक्सा हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, तो आई वांट डैट कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे और रिस्पांस करे कि अगर वो समझ रहा है। ठीक होगी बात। सो अदर स्टूडेंट शुड आल्सो राइट डाउन अ जी एंड एंटर इफ़ दे अंडरस्टैंड इट। इफ़ दे हैव सम क्वेश्चन दे पुट इट। अच्छा, तो चलिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अमल है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट क्या चीज़ होती है? रिक्रूटमेंट ये होती है कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं एक जॉब के लिए। हम उसमें से वो लिस्ट तैयार करते हैं जो एक जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब है बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से उन एप्लीकेंट की लिस्ट तैयार करना या उनकी एक जो है वो अरेंजमेंट ऑफ नेम्स देना जो कैपेबल है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इसे हम कहते हैं ये रिक्रूटमेंट है। अब सवाल ये है कि सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन वो है जिसके लिए हम कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब प्रोसेस कौन से होते हैं जिससे हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं? उसमें एक तो हम अक्सर कैंडिडेट का टेस्ट कंडक्ट करते हैं और दूसरा हम कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट या इंटरव्यू दोनों में से जो भी चीज़ कंडक्ट करेंगे उस प्रोसेस के नतीजे में आपकी सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एक जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैं एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट देता हूँ तो कुछ ऐसे लोग अप्लाई कर देते हैं जो एमकॉम है, कुछ ऐसे लोग अप्लाई कर देते हैं जो एमबीए मार्केटिंग, कुछ ऐसे लोग अप्लाई कर देते हैं जो कि एमएससी इकनॉमिक्स है। तो मैं कहता हूँ एमएससी इकनॉमिक्स वालों का ये हक नहीं बनता, ये एमबीए मार्केटिंग वालों का हक नहीं बनता, तो मैं एमकॉम के स्टूडेंट के कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बना देता हूँ। तो ये जो लिस्ट है मैंने बनाई है, ये अमल जो है लिस्ट बनाने का, इसको मैं रिक्रूटमेंट कहता हूँ। अगर आप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। ये लेने के नतीजे में अगर मैं शॉर्ट लिस्टिंग करता हूँ तो ये सिलेक्शन है। उसके बाद भी अगर चंद एक कैंडिडेट निकल आते हैं, एक जॉब है 3 या 4 कैंडिडेट निकल आते हैं, हम फाइनली उनको बुला के सैलरी ऑफ़र करते हैं तो उसमें से जो एक्सेप्ट कर लेगा उसके साथ डील मुकम्मल हो जाएगी। ये हायरिंग है। दिस इज़ व्हाट वी कैन हायरिंग, कि फाइनली किसी कैंडिडेट को एक जॉब के लिए ओके कर देना, ये हायरिंग है। यानी हायरिंग आर नॉट हायरिंग का फाइनल डिसीजन कह लीजिए। उसके बाद जब एक कैंडिडेट हायर कर लिया जाता है और वो जॉब की ज्वाइनिंग दे देता है, तो क्या आपके ख्याल में वो आते ही इस काबिल होता है कि वो काम शुरू कर दे? आप लोगों का क्या राय है? आप डू यू थिंक दैट कि वो फौरी तौर पे इस पोजीशन में आ जाता है कि वो काम शुरू कर दे? आपकी क्या राय है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे जैनब है, फरीहा है, अज़हर में है, तो मैं इनसे पूछता हूँ क्या जी ऐसा हो सकता है कि आते ही काम शुरू कर दे? जी बच्चों, एनी रिप्लाई इन द कमेंट्स, यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट्स। तो अज़हर में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आते ही काम शुरू कर दे। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि जैसे ही वो आएगा हम देखेंगे कि हमारा जो है वो रिक्वायर्ड स्किल्स का लेवल क्या है, यानी हमें कितनी स्किल्स चाहिए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है जो स्किल्स हैं वो ओवरऑल स्किल्स कितनी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्किल्स मौजूद है इस वक्त, यानी उसके पास करंट स्किल्स क्या हैं। ज़ाहिर बात है उसकी जो करंट स्किल्स होंगी, ना तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जानता है, ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जानता है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कैलिबर का भी फ़र्क हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ ना जानता हो। तो ये जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो जो काम हम करते हैं उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। कि कैंडिडेट की रिक्वायर्ड स्किल यहाँ पे है और जो हमारा मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पे है। तो जब स्टैंडर्ड मैच नहीं करता कैंडिडेट की रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ, तो फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा यार इसकी कोई ट्रेनिंग अरेंज कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा पिन कनेक्ट कर लूँ, तो एडाप्टर कनेक्ट कर लूँ अपने कंप्यूटर के साथ। जी, ये हो गया। अच्छा, तो ये बच्चों हम ये बात कर रहे थे कि करंट स्किल्स और रिक्वायर्ड स्किल्स में गैप है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम कैंडिडेट की ट्रेनिंग करते हैं।
अब हमें जो बात समझ आई कि रिक्रूटमेंट लिस्ट तैयार करना है जो कैंडिडेट एक जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट या इंटरव्यू लेके शॉर्ट लिस्टिंग करना है, और हायरिंग जो है वो फाइनल डिसीजन है, आइदर वी हायर द पीपल और नॉट हायर करना है या नहीं करना। तो ये दो चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए या डिस्कस करनी चाहिए वो है ट्रेनिंग, और उसके बाद है अप्रेजल। अप्रेजल असल में किसी भी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं, यानी वी आर कॉन्टीन्यूसली गोइंग टू चेक डैट कि किसी भी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस हमें लाजमन देखना पड़ती है वक्त के साथ साथ, चूँकि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो कैंडिडेट इम्प्रूव नहीं करेगा, एम्प्लॉय इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इसका बाकायदा एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते रहते हैं, और उस परफॉर्मेंस अप्रेजल की बुनियाद पे हम तय करते हैं कि किस एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, किस एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये हम तय करते हैं उस पर्टिकुलर अप्रेजल की बुनियाद पे। बाकी आगे हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ हैं, वो आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे लेबर को अगर काम करा रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम करा रहे हैं तो उसकी आइज़ इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, लेबर रिलेशन का ज़्यादा ताल्लुक होता है जो लेबर यूनियन के इश्यूज़ होते हैं कि लेबर के और मैनेजमेंट के ताल्लुकात अच्छे रहें, आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, और तमाम लोगों के साथ फेयरनेस का मतलब ये वो फेयरनेस नहीं जिसके लिए आप क्रीम श्रीम लगाते हैं, ये वो वाला फेयरनेस है जिसका मतलब ये है कि आप सबके साथ बराबरी का सलूक करें, सबके साथ आप जो है इक्वालिटी का सलूक करें। तो इसका मतलब ये होगा कि मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, यानी कैंडिडेट की लिस्ट बनाना, सिलेक्शन यानी टेस्ट और इंटरव्यू लेके जो है शॉर्ट लिस्टिंग करना, हायरिंग यानी फाइनली सैलरी वगैरह डिटर्मन करना, ट्रेनिंग यानी उन्हें ट्रेन करना, अप्रेजल यानी उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना, कंपनसेशन उनका मुआवजा अदा करना, डीलिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ जो उनके सेहत वगैरह के मामलात हैं उन्हें डील करना, लेबर रिलेशन लेबर यूनियन के साथ डील करना, और फेयरनेस सबके साथ बराबरी का सलूक करना। तो ये है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन इस लिस्ट के अंदर अगर कोई चीज़ भूल जाए और ना लिखी जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं, और अगर इसके अलावा कोई चीज़ याद आ जाए जो समझें कि इसका हिस्सा है तो कोई ऐड इन भी कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, या इतनी नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे तो नाउज़ुबिल्लाह कोई गुनाह हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो इसकी डिटेल में अगर आप जाते हैं तो क्या है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द अदर वर्ड सिर्फ ये प्रोसेस नहीं, आप प्रोसेस और ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, अच्छा जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस ये होता है कि हम हर जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, हर जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम डिस्क्राइब करते हैं हर जॉब को तो डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है जैसे आप डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, एचआर क्या है, रिसर्च मेथड क्या है, डिस्क्राइब करते हैं ना, ऐसे ही हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं। अब जॉब को डिस्क्राइब करने के अंदर हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि उसकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ लिख दी जाए, उसके अंदर पता चल जाए इस जॉब में होता क्या है या इस जॉब को करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेसिकली उसकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि कोई एग्जांपल इसकी दी जाए। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि आप जो है एमबीए, आप अपना एमकॉम कंप्लीट करते हैं, एमकॉम कंप्लीट करके आप किसी जगह जॉब करते हैं और आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि ज़रा अज़हर ये तो बताओ या ज़ैनब ये तो बताओ कि ये जो बाहर बैठा है ड्राइवर, इसकी जॉब को डिस्क्राइब करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे आप ड्राइवर की जॉब को डिस्क्राइब ना कर सकें, तो आप उसकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ को मिला के लिख देंगे। कैसे कि ड्राइवर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कार एंड pick and drop of the guys are the person who is for which he is or she is appointed।
जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं, अच्छा यार ज़रा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर दें कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्या होती है, तो क्या ख्याल है, मेन काम आप क्या लिखेंगे, क्या सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? शाबाश, व्हाट डू यू से? अगर मैं कहूँ जी 2 लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की मेन ड्यूटी क्या है? ठीक है, तो आप बच्चे क्या कहेंगे? शाबाश, वसीम खान बताना चाह रहा है मुझे। जी बच्चों, शुड आई ऑन द हेडफोन इफ़ यू आर ओपनिंग योर माइक? लेकिन माइक ऑन करेंगे तो मेरी तस्वीर हट जाएगी सामने से। मेरी पिक्चर का जो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये तभी आपके सामने मैं रहूँगा अगर मेरा मेरा माइक ऑन रहेगा। अगर मेरा माइक, आपका माइक ऑन हो गया तो फिर आप सामने आ जाएंगे। चलिए जी, तो बताइए, तो इसका काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना, इसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसका काम है कि हर आने जाने वाले पे नज़र रखना। वैसे तो आप लोग भी आने जाने वालों पे नज़र रखते हैं, लेकिन आपकी किसी कोई और वजह है, लेकिन वो वजह जो है वो सिक्योरिटी के लिए रखता है। अच्छा, एनीवे, इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स, तो कुछ आइडिया हो गया कि यार जॉब को डिस्क्राइब कैसे करते हैं या इसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है। चलिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग वगैरह वगैरह, तो जॉब एनालिसिस भी वहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, कंडक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सवाल ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखिए, बात बड़ी आसान सी है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक लेट से एक फास्ट फूड नेटवर्क बनाते हैं। लेट से इस फास्ट फूड नेटवर्क का नाम है, रख देते हैं, चले हम नाम रख देते हैं बडीज़। बडीज़ नाम का हमारा एक फास्ट फूड नेटवर्क है। अच्छा, ये जो फास्ट फूड नेटवर्क है विद द नेम ऑफ बडीज़, इसकी एक ब्रांच है। एक ब्रांच के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं। एक ब्रांच के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं। अब ज़रा आप मुझे ये बताइए कि एक ब्रांच के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं और हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट ईयर हमने 3 आउटलेट और खोलनी है। कितनी? 3 आउटलेट और खोलनी है। तो अगर हमें 3 आउटलेट और खोलनी है, आज हमारी एक आउटलेट है, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 आउटलेट और खोलनी है, अगले साल कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए? शाबाश हमें, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू अस? शाबाश। सो आज हमारे 10 काम करें एक ब्रांच में, जब 3 ब्रांचें और ऐड करूंगा कितने और एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे मुझे? शाबाश, शाबाश, 30 एम्प्लॉयज़ मुझे और चाहिए फॉर नेक्स्ट। लेकिन सवाल असल में ये नहीं, सवाल तो असल ये है कि वो जो 30 एम्प्लॉयज़ चाहिए मुझे नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर हायर करने चाहिए या उसके मुझे राइट नाउ ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए? शुड आई हायर देम इन द नेक्स्ट ईयर आर शुड वी ट्राई टू कलेक्ट द पीपल नाउ? क्या करें, अभी शुरू करें या कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे इसको आप? जी शाबाश। तो आप सब बच्चे क्या कहेंगे मुझे, क्या मशवरा देंगे? ट्राई टू कलेक्ट नाउ, यानी अभी से हम एम्प्लॉयज़ को ऐड करना शुरू कर देंगे ताकि अगले साल तक तो हमारे पास इनकी तादाद पूरी होनी चाहिए। तो एक तो बात यह कि डिस्क्राइब द जॉब, जिसमें लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़िया हों, और दूसरी बात यह कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मकसद क्या है कि जो अगले साल काम करना वो आज से शुरू करो, उसकी उन लोगों को कलेक्ट करना, उन लोगों को ऐड इन करना, उनको ट्रेंड करना आज से शुरू करो ताकि अगले साल ये काम हुआ हो। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक हो गई बात जी? डिस्क्राइब करना, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ लिखना, उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। और प्लानिंग करना, आज से अंदाज़ा करना कि अगले साल कितनी ब्रांचेस खुलेंगी, कितना स्टाफ चाहिए होगा, उस स्टाफ को आज से ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, फिर एक चीज़ है जो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है वो रिक्रूट करने चाहिए राइट पीपल फॉर राइट जॉब। इसका मतलब है जब भी कोई जॉब आती है हम जॉब के करेक्टरिस्टिक्स वाज़िया कर देते हैं कि जॉब के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ठीक है, हम जॉब के करेक्टरिस्टिक्स वाज़िया कर देते हैं। अब जॉब के करेक्टरिस्टिक्स और बंदे की करेक्टरिस्टिक्स हम दोनों को आपस में मैच कर देते हैं, या आप ये कह लीजिए कि दोनों के जो खसूसियात हैं, या लीजिए बंदे के, इधर मैं कर देता हूँ कि इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स
और जॉब का नेचर दोनों को मिला के देखते हैं कि क्या ये बंदा इस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता। जाहिर है टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वहीं से पता लग जाता है कि ये बंदा इस काम के लिए काबिल है या नहीं है। तो हमारा काम ये है कि जॉब का नेचर और इंडिविजुअल का नेचर आपस में मैच करें। इसीलिए तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो ह्यूमन रिसोर्स सीख रहे हैं। और फिर डिप्लॉइंग एंड ट्रेनिंग, किसी भी जॉब पे जब हम उन्हें डिप्लॉय करेंगे तो पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि जो गैप होगा बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड द करंट स्किल्स, उसको गैप को कूप अप करने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे कि इस वक्त आपकी करंट स्किल्स क्या हैं और हमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अंदर अगर कोई कमी है तो हम कहेंगे ठीक है यार इसमें गैप है, इस गैप को ब्रिज करना है तो हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, वी नीड ट्रेनिंग। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब एक चीज़ तो ये हुई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है मैनेजिंग कंपनसेशन बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। देखिए बात ये है, एक चीज़ तो ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स यकसा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। अगर यकसा कर रहा होता है तो लिख दीजिए इक्वल, लेकिन क्या हर शख्स इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि परफॉर्मेंस हर शख्स की बराबर होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आपसे पूछते हैं जितने भी लोग काम कर रहे हैं क्या वो बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं? नहीं। नवीद मुगल साहब कह रहे हैं कि बराबर जो है वो नहीं होती, तो नवीद मुगल कह रहा है कि ऐसा नहीं है, सही कह रहा है, बराबर नहीं होते। कुछ लोग बड़े लोअर लेवल तक रहते हैं एफर्ट में, कुछ मीडियोकर होते हैं और कुछ बड़े टॉप पे आ जाते हैं। लिहाजा कुछ लोग यहाँ खड़े हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। तो ये जो लेवल हमने बनाए हैं और अंदाज़ा किया है कि कौन सा बंदा किस लेवल पे खड़ा है, ये चीज़ का अंदाज़ा जो हमने लगाया है, ये एक अमल है जिसको कहते हैं एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, कि हमने एवेल्यूएट किया है परफॉर्मेंस को, जिसको मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखा था। अब आपको बात समझ आई होगी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम देखना चाहते हैं कि हु इज़ एट फर्स्ट, हु इज़ एट सेकेंड, हु इज़ एट थर्ड। चूँकि इससे अंदाज़ा करके हमने इन लोगों को कंपनसेशन देना है। तो फिर कंपनसेशन ज़ाहिरी बात है, जब परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगी तो कंपनसेशन भी बराबर नहीं हो सकता। It is based on the performance. If you are performing good, you are getting more in reward. And if you are not performing good, so naturally you are not getting good in terms of reward. तो हमने ये कहा पहली बात तो ये कि मैनेजिंग कंपनसेशन बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स, लेकिन बेनिफिट और कंपनसेशन और इंसेंटिव अंधाधुंधी बांट दिए जाते हैं कि जी लो जी झोली निकालो और बांट दो, ऐसे नहीं है। बात यह है कि ये बांटे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, या ये दो काम करने पड़ेंगे। एक तरफ परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी पड़ेगी, इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करना पड़ेगा, एवेल्यूएट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उसके लिए उसके मुताबिक कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जो टॉप पे है वो हाई कंपनसेशन लेगा, ठीक है, जो मीडियोकर है उसको मिडिल में मिलेगा, जो लो पे है ज़ाहिर है उसको एक पे स्केल मिल जाएगा एवरेज, यानी इंसेंटिव तो उसकी बुनियाद पे मिलेंगे ना, कुछ म्यार होगा। अब एक जगह ये लिखा हुआ है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट होते रहते हैं। अब डिस्प्यूट्स क्या होती हैं या डिस्प्यूट क्या होते हैं? शाबाश। एक तो वो डिस्प्यूट होते हैं ना जो आपके गली मोहल्ले में होते हैं, जिसमें बड़ी मार कुटाई होती है, हैं जी, एक दूसरे को बड़ी तोनी शोनी लग जाती है, ये वो वाले डिस्प्यूट्स नहीं है। ये डिस्प्यूट कौन से वाले हैं शाबाश? क्या कहा जा सकता है इन डिस्प्यूट्स को? कम्युनिकेशन गैप, बिल्कुल सही कहा आपने, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। और जी जैनब बेटी नहीं बोलेगी कुछ? फरीहा जी शाबाश। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है। राना हामिद भी आ गए। ये तो राना साहब है, इनको मैं जानता हूँ, बड़े अरसे पहले का जानता हूँ इन राना साहब को। अच्छा
देखा हुआ कहीं मैंने, मुझे लगता है। चले एनीवे तो जनाब ये जो है ये आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप है। और भी टर्म यूज़ की जा सकती हैं, जैसे आम तौर पे आप ये यूज़ करते हैं एक टर्म, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, फ्रिक्शंस भी कहते हैं। तो एचआर का एक काम ये है कि एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके, डिस्प्यूट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड पीपल जो है उनको ओवरकम किया जा सके। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है बाय कम्युनिकेशन विद ऑल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट किया जाए, उनके ग्रेवेंसेस खोले जाएं, नाराज़गियों को सुना जाए, तो ये सारा मामला हल हो सकता है। तो ये बच्चों आज के हवाले से अभी तक का हमारा काम जो है वो दो काम मैंने किए। एक मैंने डेफिनेशन बताई आपको एचआरएम की, और दूसरे मैंने उसके अंदर मज़ीद एचआरएम के हवाले से कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं जो आप डेफिनेशन में ऐड इन कर सकते हैं, कि जॉब एनालिसिस लिखा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में लिखा जा सकता है, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में लिखा जा सकता है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन, कंपनसेशन, ये तमाम चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। यहाँ पे आगे मैं डेफिनेशन वाला जो मामला है या डिस्क्राइब करने वाला मामला है चार को, वो क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट एरिया जो है यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉज ले लेते हैं। पॉज लेने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बात समझ आई है तो एक जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ तक काम ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम आगे मूव कर सकें। शाबाश जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जूबिया, जैनब, नवीद मुगल, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। आप कहेंगे सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो हमने पहले भी पढ़े थे। मैंने कहा चलो यार एचआर की सारी बुक्स में लिखे हुए हैं तो हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है? एक है प्लानिंग, एक है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या चीज़ है? देखिए प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम एक मंजिल तय करें। सबसे पहली बात यह है कि अपना कोई टारगेट हो, अपने कोई गोल्स हो, तो सबसे पहले कोई गोल्स या मंजिल तय की जाए कि हमने अचीव क्या करना है, और फिर उसको अचीव करने के लिए हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें। उसको अचीव करने के लिए हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें। अगर ऐसा है तो अगर आपने गोल भी तय कर लिया, टारगेट भी तय कर लिया, कोर्स ऑफ एक्शन यानी रास्ता भी मुतय्यन कर लिया कि इस रास्ते से होकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, तो फिर आपने प्लान बना लिया है। अब वो कैसे हो सकता है? इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल ये हो सकती है कि आपने ये तय किया कि मैं किसी फर्म में मैनेजर बनूंगा, मैनेजर फाइनेंस बनूंगा, ये आपने तय कर लिया। अब इस मकसद के पेश नज़र ये आपका टारगेट है। इस टारगेट या गोल्स को अचीव करने के लिए आपने एक रास्ता तय किया या रास्ता मुतय्यन कर लिया। वो रास्ता क्या है कि मैं पहले एमकॉम करूँगा, फिर किसी अच्छी फर्म में 1-2 साल की इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप करूँगा, उसके बाद मैं किसी फर्म में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई करूँगा। तो जनाब पहला गोल होगा, और उसके 3-4 साल बाद मैं फाइनेंस मैनेजर बन जाऊँगा, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो प्रमोट होते होते डायरेक्टर लेवल तक पहुँच ही जाएंगे, हैं जी, या बोर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या है? ये आपका गोल है, ये आपका गोल है, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्लान। मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है, टारगेट रखा जाता है, हमने मार्केट शेयर मैक्सिमम अचीव करना है, सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ी देनी है, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्रोसेस अपडेट किए जाते हैं, और आखिरकार उसको अचीव किया जाता है। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, तो ये बच्चों हमने एक बात तो ये कर ली, अभी बात को जारी रखे हुए हैं हम। ठीक है जी। अच्छा,
उसके बाद आ गया जी हमारा क्या, द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप वी आर आस्किंग दैट कि अगला स्टेप है हमारा क्या हो गया, अगला स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई काफ़ी सारे बंडल ऑफ जॉब दे दिए जाए, बंडल ऑफ जॉब्स दे दिए जाए, तो बंडल ऑफ जॉब्स आपके पास आ जाए या आपके लिए कोई ह्यूज वर्क चूज कर लिया जाए, तो एक बड़े काम को करने का तरीकाकार क्या होता है शाबाश, एज अ मैनेजर अगर एक बड़ा काम दे दिया जाए आपको, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए आपको, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए आपको, कोई बड़ा काम दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे शाबाश, व्हाट यू विल डू। बंडल ऑफ जॉब्स है, एक ह्यूज वर्क दे दिया गया है, एक बड़ा जॉब है, तो आप क्या करेंगे, सारा जॉब तो इकट्ठा नहीं हो सकता, पहला काम आप क्या करोगे, अगर एक बड़ा काम हो तो कैसे करते हैं हम आमतौर पे, सारा काम इकट्ठा तो नहीं हो जाता, हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में, वी ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, हम इसे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जब हम इसे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो वो पार्ट्स काम के आगे एलोकेट कर देते हैं मुख्तलिफ लोगों को, चूँकि मैनेजर का असल काम ये नहीं होता कि वो सारा काम खुद करे, मैनेजर का असल काम ये होता है कि वो प्लान अच्छा करे और काम आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे और उनसे काम करवाए। सो काम देना और करवाना ऑर्गेनाइजेशन है कि यू हैव अ ह्यूज जॉब टू डू, यू हैव अ प्रोजेक्ट टू डू, एंड you break it into parts and allocate it to different individuals and guide them how to do it, guide them how to do it, instruct them how to do it, आपने गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया इन लोगों को, दिस इज़ व्हाट यू कैन से, ये है आपकी मैनेजर की जॉब। और इस जॉब को, बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ देना, ये एक आर्ट है, उन टुकड़ों को आगे मुख्तलिफ लोगों को एलोकेट कर देना, ये एक आर्ट है, वो उन लोगों से वो काम करवाना, ये आर्ट है, और फिर सारे काम को कलेक्ट करके एक होल में जम कर देना, ये भी इस आर्ट का हिस्सा है। इस सारे काम को हम कहते हैं ये है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात। अब रास्ते का तयन करके, सॉरी गोल का तयन करके रास्ते का तयन करना कि इस रास्ते के ज़रिए हम पहुंचेंगे मंजिल तक, ये प्लानिंग है। और एक बड़े प्रोजेक्ट को टुकड़ों में तोड़ के लोगों को एलोकेट करना, और एलोकेट करने के बाद उन्हें ये समझाना कि उन्होंने काम कैसे करना है, उनसे फीडबैक लेना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, ये सारे का अमल कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि इससे आगे चलते हैं, तो आ जाती है लीडिंग। अब सवाल ये है कि लीडिंग क्या चीज़ है। देखिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, फर्ज कीजिए आप मैनेजर हैं, एक तरीका आपके पास काम कराने का ये है कि आप लोगों को ऑर्डर जारी करें, और ऑर्डर जारी करने की सूरत में अगर लोग काम ना करें तो उनको पनिश करें, लोग डर के खुद ही काम करेंगे, लोग डर के खुद ही काम करेंगे। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, शाबाश, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम लोगों को ऑर्डर ना दें, पनिश ना करें, बल्कि हम लोगों को अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से और अपने जो आर्ट है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उससे हम उन्हें इंस्पायर करें, इंस्पायर करें,
ताकि वो काम जो है बेहतर तरीके से करें। अब इसमें से लीडरशिप 1 वाली है या 2 वाली है? विच वन इज लीडरशिप? 1 इज लीडरशिप और 2 इज लीडरशिप। लीडरशिप आप किसको कहेंगे? एक तरीका ये ऑर्डर दो और काम ना करे जो उसको टोनिंग लगाओ, पनिश करो, तनख्वाह काट लो, सैलरी काट लो। लेकिन दूसरा तरीका ये अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच से, अपने तजर्बात से दूसरों को इंस्पायर करो और उनको मोटिवेट करो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ लीडरशिप। तो आप जानते हैं कि मुरझाए हुए चेहरे कुछ नहीं कर सकते, सैड फेसेस कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हमें लोगों को उनकी मंजिल की तरफ गामजन करना है, लोगों को मंजिल की तरफ गामजन करना है, लोगों को एक मुस्कुराती मंजिल की तरफ गामजन करना है। लोगों को बताना है कि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं तो लोग अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करेंगे, लोग अपनी फिजिकल लिमिट से बाहर निकल के काम करेंगे अगर हम उनको मोटिवेट कर गए। ठीक है, अगर हम उनको समझा गए उनका मकसद हयात क्या है। तो अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो नेचुरली हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है जी, वो कहते हैं ना कि एक वर्कर है, अगर उसको दबाव के तहत काम लेंगे तो 9 से 5 ही काम करेगा। लेकिन अगर आप इंस्पायर कर देंगे तो वो आपका फॉलोअर बन जाएगा और फिर वो हर सूरत अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यह है लीडिंग। इसके बाद फंक्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? देखिए, स्टाफिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, जॉब्स पे लाते हैं, उन्हें उनके काम पे लगाते हैं। दूसरे अल्फाज में मैनेजमेंट का जो एक फंक्शन है स्टाफिंग, रियल सेंस में स्टाफिंग ही आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 5 फंक्शन, one of the function of management staffing is being converted into HRM। और HRM क्यों अलग किया गया? जैसे दूसरे रिसोर्सेज की वर्थ है ह्यूमन की, उससे भी ज़्यादा वर्थ है। अब आप कहेंगे सर ह्यूमन की वर्थ नेचुरली, चूंकि ह्यूमन एक कैपिटल है, ह्यूमन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना, उसको सक्सेस पे गामजन करना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विच मेक अ मेजर डिफरेंस इन दैट। तो कहते हैं कि बहुत सारी जगह पे हम पढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट द गन बट मैन बिहाइंड द गन इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी भी गन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, हमेशा उसके पीछे बैठा इंसान इम्पॉर्टेंट होता है, ह्यूमन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने ही डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को, सही लोगों को हायर करें, सही लोगों को ट्रेंड करें और उनको उनकी पोस्टिंग पे लगाएं, ताकि ट्रेंड करें, डेवलप करें, ताकि वो लोग जो हैं वो एग्जैक्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय करें, एवेल्यूएट करें परफॉर्मेंस को। यानी दूसरे अल्फाज में स्टाफिंग इज़ मेनली HRM, जो अभी हम पढ़ के आए। अच्छा, तो एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि क्यों ह्यूमन को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सर, या क्यों इम्पोर्टेंस दी गई? देखिए, पहली वजह तो कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने एक वार कॉन्फ्लिक्ट देखा या पढ़ा, और ये मेरी पैदाइश से देर पहले का वार कॉन्फ्लिक्ट है जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ। तो मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान के पास आलमोस्ट 90 या 95 फाइटर जेट थे, और बड़े पुराने किस्म के थे, और इंडिया के पास सैबर और कई लेटेस्ट तरह के जहाज़ थे, और तकरीबन को 300 से ज़्यादा जहाज़ थे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल था वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक थॉट का था। वो क्या करते थे, वो जब भी कोई जहाज़ ख़राब होता था उसकी मेंटेनेंस में एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करते थे, चूँकि जहाज़ जिन कंपनियों से लिए होते थे उन्हीं से रिपेयर करवाते थे। तो आम तौर पे 30% एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई होते थे। तो जिस दिन वार शुरू हुई उस दिन
99 एयरक्राफ्ट डेट वाज रेडी टू फ्लाई थे, ठीक है जी। जबकि ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास आई थिंक दैट जो डाटा है उसके मुताबिक कोई 135 एयरक्राफ्ट थे, 135। और पाकिस्तान की जो रेडी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट रेशियो थी वो 70% थी। तो 70% के एतबार से पाकिस्तान के पास तकरीबन 88 एयरक्राफ्ट रेडी थे, फ्लाई थे। अब देखिए स्ट्रेंथ देखिए, कहाँ 330 और कहाँ 135, इट्स ऑलमोस्ट डिफरेंस ऑफ 1/3। बट इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स विच क्रिएट अ डिफरेंस, कि वो रिस्पॉन्सिबल थे जब कोई जहाज़ ख़राब होता था, वो घर नहीं जाते थे जब तक छोटे मोटे काम उसके मुकम्मल ना हो जाए। नतीजा ये कि दे मेंटेन द 70% एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से कि ह्यूमन रिसोर्स इस तरह फ़र्क डाल सकते हैं। इससे स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि सिर्फ काम ऐसे नहीं चलते, काम को चलाने के लिए और बड़ी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे डेट इज़ वन ऑफ द फंक्शन इज़ कंट्रोल, वन ऑफ द फंक्शन इज़ कंट्रोल। देखिए जब आप मंजिल का भी तयन कर लेते हो, आप कहते हो जी ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मैंने पहुँचना है, ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन लाजिम तो नहीं कि एक इंसान अपनी मंजिल पे पहुँचते हुए अपने ट्रैक पे बिल्कुल सीधा चलता जाएगा। पॉसिबल है कि वो ट्रैक से लेफ़्ट या राइट डाइवर्ट हो जाए, पॉसिबल है वो अपने ट्रैक से दाएं या बाएं कहीं स्लिप हो जाए। अगर वो अपने ट्रैक से स्लिपेज हो जाता है, लेफ़्ट या राइट डाइवर्ट हो जाता है, तो एक वाज़ह डिफरेंस पैदा होगा, और वो डिफरेंस पैदा ये होगा कि आपके पास कौन सा प्रोसीजर है जो इसको वापस इसके ट्रैक पे लेके जाए। तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल्स हैं, उसके लिए हमारे पास कंट्रोल्स हैं। एक बिज़नेस के कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक बिज़नेस के कंट्रोल्स ये होते हैं कि अगर हम एक टोयोटा कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है, जो चाहता है उसके मुताबिक हम कंट्रोल लगाएंगे। मिसाल के तौर पे वो चाहता है कि कम वैल्यू कम प्राइस में अच्छी गाड़ी मिले, तो हम कहेंगे हमें कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी। और वो कहता है अच्छी गाड़ी है तो क्वालिटी हमें अपलिफ्ट करनी है, तो हमें कॉस्ट के स्टैंडर्ड भी रखने हैं और क्वालिटी के स्टैंडर्ड भी रखने हैं, और दोनों की कोशिश करनी है कि दोनों हम अचीव कर सकें। कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकें, क्वालिटी को इन्हांस कर सकें, क्वालिटी को हम बढ़ा सकें। तो अगर हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे का सारा इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाता है, हमारा सारा मसले हल हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से कि आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल ज़रूरी है, कॉस्ट का मिनिमाइज़ करना, क्वालिटी का इन्हांस होना ज़रूरी है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे अभी तक के इश्यूज़ के ऊपर। तो अभी अगर आप बात करते हो तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया, आई हैव डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के डिस्कस किए, जिसके अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और आखिर में स्टाफिंग। और स्टाफिंग को ही मैंने ये कहा कि हकीकत में स्टाफिंग ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है। तो ये 5 फंक्शन पढ़ाने की असल वजह ये थी कि आपको ये बावर कराया जाए कि आप जो मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं उसमें 5 फंक्शन आपने पढ़े हैं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट का आप पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन पढ़ेंगे, और वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग को ही आगे लेके चलेंगे, और वही हमारी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाएगी। तो आज मैं अपने कामों में से 2 काम करने में कामयाब रहा, लेकिन एक काम जो है वो हमने नहीं कर सके, और वो है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम थोड़ा है, इसके लिए हम फ्यूचर का कोई टाइम रख लेते हैं। लेकिन कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कल मेरा कोई किसी यूनिवर्सिटी के साथ एक सेमिनार है ऑनलाइन, और मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना है टूवर्ड्स माई जो मेरी सोशल मीडिया क्लासेस हैं उनको। तो डेट इज़ वाई कल मैं अवेलेबल नहीं हो सकूँगा। वैसे आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि मेरे पास जो जेन्युइनली आप लोगों के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल आएगा, वो निकल आएगा जून के बाद। जुलाई में काफ़ी टाइम होगा, जून में थोड़े से मेरी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि टाइम निकालना थोड़ा सा
मुश्किल होगा। एनीवे लेकिन बहरहाल हम अपना काम करेंगे, उसको जारी